नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूपी बोर्ड के नंबर 1 ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल में। मैं आपका एसएसटी टीचर दीपक दुबे आपका अपनी क्लास में भरपूर स्वागत करता हूं। तो बच्चे कैसे हैं आप सब? उम्मीद कर रहा हूं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे। व्यस्त कहाँ होंगे? अपनी पढ़ाई लिखाई में, और मस्त तरीके से अपनी पढ़ाई लिखाई चालू कर रहे होंगे। तो बेटा आज मैं लेकर के आया हूँ क्लास 9th ज्योग्राफी, और उसमें पहला चैप्टर है भारत, आकार और उसकी स्थिति। एक शॉट में पूरा चैप्टर आपके मन मस्तिष्क में ऐसे बैठ जाएगा जैसे आप कवि की कल्पना में कोई कहानी बसा लेते हैं। मैं बिल्कुल ऐसे ही आपके मन मस्तिष्क में ये पूरा चैप्टर बसा दूंगा कि जब आप सोचेंगे तो आपकी कल्पना का विकास हो जाएगा कि भारत का आकार और भारत की स्थिति हमसे आखिर कहना क्या चाहती है। ठीक है बेटा, चलिए। तो आप सबका बहुत 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 स्वागत है मेरी इस अद्भुत क्लास में। आइए और एक नए सफर पे मैं आपको ले चल रहा हूं भारत की सैर कराने के लिए। देखिए बेटा, उसके पहले थोड़ा एक मोटिवेशनल हो जाए, है ना, जरूरी है, आप लोगों को करना पड़ता है ना। एकदम तान के सो रहे होंगे कौन पढ़े, लेकिन बेटा अब इसको देखो क्या लिखा हुआ है। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, यदि पथ में बिखरे सूल ना हो। वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, यदि पथ पर बिखरे सूल ना हो। नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल ना हो। उस नाविक की परीक्षा ही क्या है, अगर उसने प्रतिकूल धारा में अपनी नाविका को, अपनी क्या बोलते हैं नाव, उसको क्या बोलते हैं, अपने उस जहाज को सही तरीके से निकाल नहीं लिया, तो उस नाविक का क्या मतलब। आपके अनुरूप कभी भी आपकी परिस्थितियां नहीं हो सकती हैं। परिस्थितियां प्रतिकूल होती हैं, लेकिन अगर समय प्रतिकूल हो तो उसमें धैर्यता के साथ आगे बढ़ना है, पेशेंट के साथ आगे बढ़ना है, और सोचना है कि ये समय भी निकल जाएगा और हमारे अनुकूल के हिसाब से हमारा नया समय भी आएगा, जो हमें हमारे उत्साह में वर्धन करेगा, उत्साह में वृद्धि करेगा, और अंततः हम अपने शिखर पर पहुंच जाएंगे। चलिए बेटा, अब क्लास की शुरुआत करते हैं। क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले भारत एक दृष्टि में, भारत को एक नजर में देख लो कि आखिर भारत में है क्या क्या। तो बेटा 2000, आ जाओ भाई, पेन कहाँ है मेरी, ये आ गई। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत है उसकी जो जनसंख्या है वो 121 करोड़ मतलब मापी गई है। ठीक है, 121 करोड़ भारत की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, इसके बाद भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर ये पूरे भारत का भूभाग है, भारत का पूरा क्षेत्रफल है। ठीक है, कहां पर? विश्व के पटल पर। विश्व के पटल पर भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। आप सबको बिल्कुल पता होगा कि भारत में टोटल कितने स्टेट हैं, कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं। ठीक है, जम्मू और कश्मीर 2019 के बाद से यूनियन टेरिटरी है, तब से भारत में टोटल 28 स्टेट है। ठीक है, हाँ, केंद्र शासित प्रदेश यहाँ 9 लिखा हुआ, बल्कि इस सब में 8 है। ठीक है, इसको आप करेक्शन कर लेंगे, यहाँ पर 8 है ना। आपकी एनसीईआरटी वाली बुक में ये दिया हुआ है, लेकिन फिलहाल भारत में टोटल कितने यूनियन टेरिटरी, वो 8 है। ठीक है, विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 2.4% कहां पर है? हमारे भारत में है। कहां पर है? हमारे भारत में है। ठीक है, फिर विश्व की कुल जनसंख्या में प्रतिशत कितना है? 17.5। कितना है? 17.5। ठीक है, हमारी जो जनसंख्या है, हमारे पास क्षेत्रफल कितना है? सिर्फ 2.4, लेकिन यहां पर जो जनसंख्या निवास कर रही है वो कितनी कर रही है? 17.5। ठीक है, अब जनसंख्या के अनुसार भारत का दूसरा स्थान है। जनसंख्या के अनुसार भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। तो पहले नंबर पे कौन हुआ? पहले नंबर पे हुआ हमारा प्यारा पड़ोसी चीन। पहले नंबर पे कौन है? पहले नंबर पे हमारा प्यारा पड़ोसी चीन, वो छोटी छोटी सी आंखों वाला जिसने क्या दिया था? कोविड, है ना, आप लोग को पता होगा। फिर अब देखो, जो क्षेत्रफल है उसके अनुसार भारत का स्थान विश्व में 7वां है। भारत का स्थान कितना है? भारत 7वें नंबर पर है। ठीक है, टोटल विश्व में। लेकिन अब इसका मतलब कि टोटल कोई एक 6 कंट्री ऐसी भी होंगी जो भारत से आकार में बड़ी होगी, भारत से आकार में ज्यादा बड़ी होंगी। ठीक है, टोटल ऐसी 6 कंट्रियां हैं। अब देखो, जो भारत की स्थल सीमा रेखा है वो कितनी है? वो 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? टोटल भारत की जो सीमा रेखा है वो 15,200 किलोमीटर है। अब भारत की जो समुद्री तट रेखा है वो है 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर भारत की समुद्री तट रेखा है, समुद्री तट रेखा है। ठीक है, अब भारत की मानक याम्योत्तर रेखा देशांतर कितना है? 82.5 डिग्री पूर्व। देखिए, अभी मैं आपको एक दृष्टि में समझा रहा हूं
इसका मतलब ये मत समझिएगा कि यहाँ पर कहानी समाप्त हो रही है। इसके बाद हम वृहद आकार में आगे बढ़ेंगे, संपूर्णता से अध्ययन करेंगे। मैं एक क्विक आपके सामने लेकर के आया हूं, एक नजर में मारिए कि आखिर भारत के बारे में विश्व पटल में भारत की स्थिति कैसी हो सकती है। आगे देखिए, जो भारत के अक्षांशीय विस्तार है, ठीक है, वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ठीक है। और भारत का देशांतीय विस्तार कितना है, 68.7 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। अब देखिए यहां पर थोड़े देर के लिए आप लोग दिल को थामिए और आ जाइए इस मैप पर। ये मैप आपसे क्या कहना चाहता है, ये मान लीजिए हमारी पूरी पृथ्वी है, ठीक है। हमारे जितने भी भूगोल शास्त्री हैं उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार पृथ्वी को एक ग्लोब का रूप दे दिया, ठीक है। और पृथ्वी पर अपने सुविधा के अनुसार कि हमें किसी भी जगह के बारे में पता करना हो, किसी भी स्थान का समय पता करना हो, तो उन्होंने इस पर कोई काल्पनिक रेखाएं खींची हुई हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने पृथ्वी पर काल्पनिक रेखाएं खींची हुई हैं। आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, देखिए ये सारी रेखाएं हैं, ये वो काल्पनिक रेखा जो खींची गई है पृथ्वी पर, ठीक है। ऐसी रेखा जो ग्लोब पर क्षैतिज अवस्था में खींची गई है, अर्थात लेटी हुई अवस्था में खींची गई है, उसे कहते हैं अक्षांशीय रेखाएं। वो कौन सी रेखा कहलाती है, वो रेखा कहलाती है अक्षांशीय रेखाएं, ठीक है। वो रेखा कहलाती हैं अक्षांशीय रेखाएं। ऐसी रेखाएं जो पृथ्वी पर क्षैतिज अवस्था में खींची गई हैं उसे हम अक्षांशीय रेखाओं का नाम देते हैं, ठीक है। लैटिट्यूड बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं। और ऐसी रेखाएं जो कि पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर अवस्था में खींची गई हैं, पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर अवस्था में खींची गई हैं, उसे कहते हैं देशांतरी रेखाएं, उसे कहते हैं देशांतर। उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं देशांतर। आप इसे इंग्लिश में लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, इसे इंग्लिश में लैटिट्यूड बोलते हैं। यहां तक का कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो रहा होगा कि मैंने अभी तक आपको बताया कि ये जो पूरा ग्लोब है ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, हमारी अर्थ है। हमने अपनी सुविधा के अनुसार पृथ्वी पर 2 तरीके की रेखाएं खींची हैं, एक क्षैतिज अवस्था में जिसे लैटिट्यूड बोलते हैं, एक ऊर्ध्वाधर अवस्था में मतलब खड़ी अवस्था में, उसे हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड। 2 तरीके की रेखाएं हमारे पृथ्वी पर खींची गई हैं। यहां तक की बात हो गई क्लियर। अब देखिए, अब यदि कोई आपसे पूछे कि हमारे पृथ्वी पर टोटल कितनी अक्षांशीय रेखाएं हैं, टोटल कितनी अक्षांशीय रेखाएं हैं, मैं किसकी बात बोल रहा हूं, ऐसी रेखा जो कि खींची गई है क्या बोलते हैं, क्षैतिज अवस्था में। ऐसी रेखाएं टोटल कितनी हैं, कोई मुझे बता दे। अगर कोई बोले कि पूरी पृथ्वी पर कितनी अक्षांशीय रेखाएं खींची गई हैं, है ना, तो आप में से कोई बोलेगा सर 181 हो सकती है, ठीक है, 180 हो सकती है, और सर हो सकता है 179 भी हो, ठीक है। लेकिन बड़ी अद्भुत सी बात आप लोग जानेंगे कि टोटल जो अक्षांशीय रेखाएं हैं ना वो है अनंत। वो कितनी हैं, वो है अनंत। अब आप कहेंगे सर जी अनंत, अनंत कैसे? तो बेटा ये जो आपने पढ़ा हुआ है ना, ये आपने इस हिसाब से पढ़ा हुआ है कि पृथ्वी पर जो भी रेखाएं खींची गई हैं वो 1-1 डिग्री के इंटरवल पर खींची गई हैं, 1-1 डिग्री के मानक उस पर खींची गई हैं। लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इंटरवल यूज करते हैं। आप 1 डिग्री पे खींचते हैं, आप 0.5 डिग्री पे खींचते हैं, आप 2 डिग्री पे खींचते हैं, आप 1.5 डिग्री पे खींचते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि पृथ्वी पर टोटल कितनी अक्षांशीय रेखाएं हैं तो आप बोलेंगे अनंत। लेकिन आप बोलेंगे कि 1-1 डिग्री के अंतराल पे, 1-1 डिग्री के अंतराल पर हमारी पृथ्वी पर रेखाएं खींची गई हैं, हमारे अर्थ पर रेखाएं खींची गई हैं 1-1 डिग्री के अंतराल पर, ठीक है। अब ये मैप देखिए, ये जो खींचा गया है, एक यहाँ पर ये जो 0 डिग्री है, सबसे बड़ी जो पूरी पृथ्वी पर जो अक्षांश रेखाएं हैं वो है 0 डिग्री, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं विषुवत रेखा, जिसे हम कहते हैं विषुवत रेखा, जिसे हम कहते हैं विषुवत रेखा, जिसे क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं विषुवत रेखा। अब यहां से 1-1 डिग्री के अंतराल पर जो कि यहां हमारे पूरे पृथ्वी पर अक्षांशीय स्वरूप में रेखाएं खींची गई हैं, जो कि काल्पनिक रूप में खींची गई हैं, ठीक है, जो 1-1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई हैं। तो जब आप यहां से अपनी रेखाओं को खींचते हुए चले जाएंगे, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री एंड सो ऑन, फिर ऊपर जाते जाते आपको यहां पर मिलेगा एक पॉइंट, है ना, 90 डिग्री पर एक पॉइंट मिलेगा। तो वहां पर आपने पॉइंट बनाया हुआ है। अब देखिए, सपोज करिए आप एक फुटबॉल ले लीजिए या फिर बास्केटबॉल में जो बॉल यूज होती है, आप समझ लीजिए वो
क्या बोलते हैं, आप उसको पृथ्वी मान लीजिए। अब आप उसमें देखेंगे, उसमें जो एक लाइन है वो सबसे बृहद लाइन है ना, वो सबसे बृहद लाइन है। दरअसल वो क्या है, वो एक सर्किल है, वो हमने लाइन तो ड्रॉ की है, पर जब आप उसको संपूर्णता में देखेंगे ना तो वो क्या दिखेगा, वो दिखेगा आपको सर्किल। फिर उसके ऊपर जाएंगे तो एक सर्किल और खींचेगा जो कि पहले वाले सर्किल से थोड़ा छोटा होगा, फिर एक और खींचेगा, फिर और खींचेगा, फिर और खींचेगा। अंत में जो उसका मुख्य बिंदु, जो ऊपर का पॉइंट है, वहां पर आप सीधे जाके डॉट लगा देंगे, है ना। तो वो कोई सर्किल नहीं है, वो दरअसल क्या है, वो दरअसल में डॉट है, जिसे कि हम अक्षांशी बिंदु कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं अक्षांशी बिंदु। कहाँ गए भाई, जिसे हम, वो जो डॉट बनता है ना, जो ऊपर की जो 90 डिग्री पे है, इसे दरअसल में कहते हैं हम अक्षांशी बिंदु, जिसे हम कहते हैं अक्षांशी बिंदु, लैटिट्यूड पॉइंट, अक्षांशी बिंदु, लैटिट्यूड पॉइंट। ये क्लियर हो गया। दरअसल वो जो 90 डिग्री पे खिंचा हुआ है वो कोई सर्किल नहीं है, वो एक पॉइंट है, ठीक है। तो उसे हम क्या करेंगे, उसे हम कहेंगे अक्षांशी बिंदु या फिर लैटिट्यूड पॉइंट, है ना। आप इसको एक बॉल मान लीजिए, आप जब भी खींचेंगे तो जो पहला आप सर्किल बनाएंगे वो सबसे बड़ा बनेगा, फिर उससे छोटा बनेगा, फिर उससे छोटा बनेगा, फिर उससे छोटा बनेगा, एंड सो ऑन, और अंत में सबसे ऊपर आप सिर्फ एक पॉइंट लगा पाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो जो टोटल इस पृथ्वी पर जितने भी क्या बोलते हैं अक्षांशी वृत्त खींचे गए हैं उसकी संख्या कितनी है, जो अक्षांशी वृत्त खींचे जाते हैं उसकी संख्या कितनी है, 0 डिग्री से आप आगे बढ़ेंगे 90 डिग्री तक में, तो टोटल 89 डिग्री आपको मिलेंगे नॉर्थ में, मतलब उत्तर में, ठीक है। कहां मिलेंगे, उत्तर मिलेंगे। और सेम एज इट इज आपको कहां मिलेंगे, आपको मिलेंगे दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। और फिर एक आपका हो जाएगा वो जो आपका 0 डिग्री है, तो टोटल मिलाकर के 179 क्या हो जाएगा, लैटिट्यूड सर्कल हो जाएगा, है ना, अक्षांशी वृत्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अक्षांशी वृत्त हो जाएगा, लैटिट्यूड सर्कल हो जाएगा, ठीक है। लैटिट्यूड सर्कल हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद, अब एक एक डिग्री के अंतराल पर, एक एक डिग्री के अंतराल पर जो अक्षांशी रेखाएं खींची गई हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं, एक एक डिग्री के अंतराल पर जो अक्षांशी रेखाएं खींची गई हैं वो कितनी है, वो टोटल है 181, ठीक है। 90 नॉर्थ में, 90 साउथ में और प्लस 1, तो ये टोटल हो जाती है 181, ठीक है। कितनी हो जाती है, 181 हो जाती है। यहां तक का बात आपके दिमाग में क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अब हमें अक्षांश का और देशांतर की आवश्यकता क्यों होती है। अक्षांशी रेखाएं इसलिए खींची जाती हैं कि वो आपके स्थान को बताती हैं कि फलाना देश कहां पर होगा और वहां की जलवायु कैसी हो सकती है, वहां का वातावरण कैसा हो सकता है। और जो देशांतर होता है वो वहां के मानक समय को स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है। अब देखिए, ये जो 0 डिग्री है इसने पूरे अर्थ को 2 बराबर भागों में बांट दिया है। ऊपर वाली दिशा होती है उत्तर, ऊपर वाली दिशा होती है उत्तर, और नीचे वाली दिशा होती है दक्षिण। ये सब आपको पता है कि ऊपर वाली दिशा उत्तर होती है, नीचे होता है दक्षिण। हमारी आगे वाली दिशा होती है पूरब और पीछे वाली दिशा होती है पश्चिम। ये आगे हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पूरब, और चूंकि ये पीछे है तो ये हो जाएगा पश्चिम। आगे बात समझ में। इसका मतलब जो 0 डिग्री अक्षांश है, जो विषुवत रेखा है, जो भूमध्य रेखा है, उसने हमारी अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटा है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। ऊपर की दिशा उत्तर होती है तो ये हो जाएगा उत्तरी गोलार्ध, और नीचे की दिशा दक्षिण होती है तो नीचे वाला हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब आप इस मैप पे देखिए, हमारा आपको ये सुंदर सा प्यारा सा भारत दिख रहा होगा, हमारा ये आपको प्यारा सा भारत दिख रहा होगा, ये दिख रहा है। इस हिसाब से भारत है भूमध्य रेखा के उत्तर में, इस हिसाब से हमारा जो भारत है वो भूमध्य रेखा के उत्तर में है। अब देखिए, ये मैंने कहा था एक जो रेखा खींची गई है 0 डिग्री से, ये खींची गई है ऊर्ध्वाधर अवस्था में, जिसे हम बोलते हैं देशांतर रेखा। इस हिसाब से हमारा जो भारत है वो पूरब में है। अगर भारत की देशांतरी स्थिति पता करेंगे तो भारत पूर्वी गोलार्ध में आता है। अगर भारत की अक्षांशीय स्थिति पता करेंगे तो भारत उत्तरी गोलार्ध में आता है। यहां तक की बात क्लियर हुई। अब अगर कोई आपसे ये पूछे कि भारत कहां पर स्थित है तो आप बोलेंगे भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है।
उत्तर की स्थिति भारत की जो हम लोग तय करेंगे वो 0 डिग्री अक्षांश से करेंगे और पूरब अगर हम करेंगे तो 0 डिग्री देशांतर से करेंगे। यहां तक की बात आपको क्लियर हो रही होगी, ठीक है। यहां पर ये वाली बात बोल रहे हैं। अब देखो, अब अगर भारत का अक्षांशीय विस्तार हम पता करना चाहें तो भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से है। अब देखिए, मैं वापस से आप लोग को मैप ले जाऊंगा। ये हो गया 0 डिग्री, ये हो गया 0 डिग्री। अब यहां से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, ऐसे जब हम 8 डिग्री पे पहुंचेंगे, लगभग 8 डिग्री पहुंचेंगे, तो हमें भारत की मुख्य भूमि के दर्शन हो जाएंगे। जब हम 0 डिग्री से ऊपर बढ़ेंगे, उत्तर साइड में बढ़ेंगे, तो अब जब हम 1 डिग्री 2 डिग्री चलते चलते लगभग 8 डिग्री पे पहुंचेंगे तो हमें भारत की मुख्य भूमि के दर्शन होने लगेंगे। और फिर हम और आगे बढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है, कहां तक, लगभग अगर हम 37 डिग्री तक जाएंगे, लगभग हम यहां पर 37 डिग्री तक जाएंगे तो वहां तक हमें भारत का भूभाग दिखेगा। वहां तक हमें भारत का भूभाग दिखेगा। कैसे, विषुवत रेखा के उत्तर में। अब देखिए, ऐसा ही सेम बात होगी देशांतर में। देशांतर में क्या कह रहा है, 68 डिग्री से, लगभग 68 डिग्री से, लगभग देखिए यहां से भारत का स्थान स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये वो स्थान है 68 डिग्री से जहां से आपको भारत दिखना प्रारंभ हो जाएगा। और कहां तक दिखेगा, लगभग 97 डिग्री तक आपको भारत दिख जाएगा, लगभग 97 डिग्री तक आपको भारत दिख जाएगा। यही वो स्थिति है जो भारत के आकार को विश्व पटल पर बतलाती है। यही वो सिचुएशन है जो भारत की स्थिति को विश्व पटल पर दर्शा रही है। कैसे, अब आप लोग समझ गए होंगे। अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी तक, ठीक है, उत्तरी मतलब उत्तरी अक्षांश तक। और देशांतर कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी तक। यहां तक की बात आई होप आप लोग को क्लियर हो रही होगी, ठीक है। अब आगे देखिए, ये मैप मैंने आपको पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है, ठीक है। अब देखिए, ये पूरा मैप आपके लिए है। यहां से वो हमारा प्यारा सा भारत शुरू हो रहा है, ठीक है। अगर आप देखना चाहेंगे तो लगभग की, हाँ, ये वो 0 डिग्री है, ठीक है। क्या है ये, 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश। यहां से आपको भारत लगभग 8 डिग्री से स्टार्ट मिलेगा और 37 डिग्री तक जाएगा, ठीक है। और अगर हम यहां से इसको मिलाना चाहें, एक मिनट, ये आएगी रेखा, तो लगभग यहां से हमारा प्यारा भारत स्टार्ट होता है 67 डिग्री से लेकर के 97 डिग्री तक, ठीक है बेटा। तो मैं ये समझ पा रहा हूं कि आप लोग को यहां तक की बात एकदम क्लियर हो गई होगी। चलिए, अब देखिए, ये वही वाली बात है जो मैंने अभी आपको बताई। अब देखिए, अब जो भारत है, भारत का उत्तर से दक्षिण मतलब जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर उत्तर में है और कन्याकुमारी दक्षिण में है, तो जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक भारत लगभग कितना है, 3214 किलोमीटर है, ठीक है। जो भारत का विस्तार है वो कितना है, 3214 किलोमीटर। और जबकि पूर्व मतलब अरुणाचल से लेकर के और इधर आप गुजरात तक देखेंगे तो भारत कितना है, 2933 किलोमीटर भारत का विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है। यह पॉइंट आपको सिर्फ इतना बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर हम भारत में जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाएंगे तो टोटल जो विस्तार होगा वो भारत का वो होगा 3214 किलोमीटर। और अगर हम अरुणाचल से लेकर के गुजरात तक जाएंगे तो जो विस्तार मिलेगा वो हमें मिलेगा 2933 किलोमीटर, ठीक है। अब इसके अक्षांशीय व देशांतरी विस्तार में लगभग 30 मिनट का अंतर है, लगभग 30 मिनट का अंतर है। अब देखिए, ये टोटल भारत है, ये भारत हो गया उत्तर, ऊपर दिशा हमेशा उत्तर होती है और नीचे होता है दक्षिण, ठीक है। अगर आप यहां से यहां तक का विस्तार देखेंगे तो कितना है, 3214 किलोमीटर। और अगर आप यहां से लेकर के यहां तक का विस्तार देखेंगे तो वो है 2933 किलोमीटर, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये है पूरब, आगे दिशा होती है पूरब और पीछे की दिशा होती है हमेशा पश्चिम, ठीक है। यहां तक की बात आप लोग को मेरे हिसाब से क्लियर हो रही होगी। अब देखिए, अब मैंने कहा था कि भारत का क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में 7वां स्थान है। भारत का क्षेत्रफल के आधार में विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 7th। इसका मतलब टोटल 6 ऐसे देश होंगे जो भारत से भी बड़े होंगे, टोटल ऐसे 6 देश होंगे जो भारत से भी बड़े होंगे, ठीक है। कौन कौन बड़ा है, सबसे बड़ा रशिया है ना, रशिया का क्षेत्रफल विश्व में सर्वाधिक है। विश्व के पटल पर अगर आप अपनी नजर दौड़ाएंगे तो आप देखेंगे रशिया का क्षेत्रफल विश्व में सर्वाधिक है। उसके बाद कनाडा है, ठीक है। उसके बाद यूएसए है, फिर चाइना है, ब्राजील है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। अब देखिए, सबसे बड़ा क्या है, रशिया। रशिया का जो क्षेत्रफल है वो विश्व में सर्वाधिक है।
जो रशिया का क्षेत्रफल है वो विश्व में सर्वाधिक है, वो विश्व में सर्वाधिक है। ठीक है, तो रशिया नंबर 1 पे आता है। ये है रशिया, ये है रूस, इसका जो क्षेत्रफल है वो विश्व में सर्वाधिक है। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपका कनाडा आता है, जो कि सेकंड नंबर पे है, वो है कनाडा। कनाडा विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, फिर इसके बाद है चाइना। एक मिनट, यहाँ साउथ, मेरा यूएसए कहाँ चला गया भाई? यूएसए गायब हो गया। अच्छा, यूएसए गायब हो गया। चलिए, ये नंबर क्या बोलते हैं, चाइना नंबर 4 पे है। ठीक है, थर्ड पे कौन है? थर्ड पे यूएसए है, यहीं पर लिख देता हूँ। जो थर्ड नंबर पे है वो है यूएसए। ठीक है, फिर इसके बाद नंबर आता है ब्राजील का। ब्राजील 5th नंबर का सबसे बड़ा देश है। ब्राजील क्या है? ब्राजील 5th नंबर का सबसे बड़ा देश है। और 6th नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। 6th नंबर पर आता है ऑस्ट्रेलिया। और इसके बाद 7th नंबर पे कौन आएगा? इसके बाद 7th नंबर पर आएगा हमारा प्यारा भारत। ठीक है, 7th नंबर पे कौन आएगा? भारत कहाँ गया भाई? गायब हो गया क्या? भारत आएगा 6th नंबर पर। ठीक है, अब देखिए, अब क्या है, भारत की समुद्री सीमा। ठीक है, ये टॉपिक दिया हुआ है, भारत की समुद्री सीमा। समुद्र में भारत की सीमा आखिर कहाँ कहाँ तक लगती है ना? हम लोग रोड की सीमा तय करते हैं ना, कि अगर हम यहाँ से फलानी जगह से फलानी जगह तक जाएंगे तो यहाँ पर कोई जिला मिल जाएगा। जैसे मान लो कानपुर की सीमा होती है, आगरा की सीमा है, मथुरा की सीमा है। ऐसे ही भारत की समुद्री सीमा भी है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि भारत के टोटल 9, आ जाओ भाई, 9 ऐसे राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। राज्य है जिनकी सीमा किससे लगती है? जिनकी समुद्री सीमा है। जिनकी क्या है? जिनकी समुद्री सीमा है। क्या है? जिनकी समुद्री सीमा है ना? तो समुद्र पर भी तो हमारा अधिकार होगा, है ना? जब हमारी सीमाएं समुद्र तक लग रही हैं तो समुद्र पर भी तो हमारा अधिकार होगा। अब देखिए, भारत की समुद्री सीमा मुख्य भूमि से 12 समुद्री मील अर्थात लगभग 21.9 किलोमीटर तक है। कब तक है? 21.9 किलोमीटर तक है। भारत की समुद्री सीमा मुख्य भूमि से 12 समुद्री मील तक है, जिसे अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21.9। ठीक है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से भारत को लाभ मिलता है। हिंद महासागर में भारत की जो केंद्रीय स्थिति है उससे भारत को लाभ मिलता है। क्या? इसने ट्रांस हिंद महासागर मार्गों के कारण भारत को एक रणनीतिक लाभ दिया है जो पश्चिम में यूरोप के देशों और पूर्वी एशिया के देशों को जोड़ता है। पश्चिम में यूरोप के देशों और पूर्वी एशिया के देशों को जोड़ता है। दक्कन प्रायद्वीप हिंद महासागर में फैला हुआ है। जो दक्कन का पठार है वो कहाँ फैला हुआ है? हिंद महासागर में फैला हुआ है, जो भारत को पश्चिम तट से पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के साथ और पूर्वी तट से दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ संपर्क स्थापित करने में सहायता प्रदान करता है। अगर मैप मिल जाए, देखिए क्या बात कर रहा है। अगर मैं हिंदुस्तान का मैप ले लूं, आप इसमें देखिए, ये हमारा हिंदुस्तान दिख रहा है आपको? ये हमारा हिंदुस्तान दिख रहा है। और देखिए ये नीचे आपको दिख रहा होगा हिंद महासागर। ये क्या है? ये है इंडियन ओशियन। जो भारत की स्थिति है ना, वो इंडियन ओशन में एकदम मध्य में है, हिंद महासागर में एकदम मध्य में है। इसीलिए भारत के नाम पर ही इकलौता ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर रखा गया है, वो भारत के नाम पर है। क्यों? क्योंकि भारत की जो स्थिति है वो हिंद महासागर में इतनी मजबूत है और भौगोलिक रूप से भी हिंद महासागर पर जो आधिपत्य होना चाहिए वो हिंदुस्तान का होना चाहिए। सीधी सी बात है, क्योंकि आप देख रहे हैं एकदम सेंट्रल पॉइंट पे है और यही स्थिति भारत को जो कि विश्व पटल पे उस पर मजबूती के साथ खड़ा करता है। अब देखिए ये भारत है, यहाँ से जो भारत से जो संबंध है वो ईस्ट में भी होता है ना? पूर्वी एशिया के देशों में भी होता है और वेस्ट में भी होता है ना? जो वेस्ट एशिया के देश है वहां पर भी होता है। इसके साथ यहीं से भारत का जो संबंध है वो यूरोप में और अफ्रीका में भी स्थापित किया जाता है। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे इस लाइन को। ये लाइन आखिर कहाँ गए भाई? ये लाइन आखिर जो बोली जा रही है वो क्यों बोली जा रही है? देखिए क्या बोल रहा है, पश्चिम में यूरोप के देशों में, ठीक है, पश्चिम में यूरोप के देशों में और पूर्वी एशिया के देशों को जोड़ता है। जो भारत की स्थिति है वो पूर्व में पूर्वी एशियाई के देशों के साथ कनेक्ट करती है और वेस्ट में पश्चिमी एशियाई देशों के साथ साथ यूरोप से भी भारत की कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। ठीक है, अब जो दक्कन का प्रायद्वीप है वो हिंद महासागर में फैला हुआ है। पश्चिमी तट से पश्चिम एशिया, पश्चिमी तट से जो भारत का पश्चिमी तट है उससे कहां कहां तक संबंध स्थापित हो रहा है पश्चिमी एशिया में, अफ्रीका में और यूरोप में। ठीक है, अब देखिए, अब आप अगला पॉइंट है कर्क रेखा, जिसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी, जिसको हम बोलते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश।
कर्क रेखा, कर्क रेखा क्या है? ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश की रेखा है, ठीक है, जो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। जो कर्क रेखा है वो भारत के एकदम बीचों बीच से गुजरती है, भारत के एकदम बीचों बीच से गुजरती है और भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, ठीक है, लिखा है ना, 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। अब कर्क रेखा गुजरती कहाँ कहाँ से है? तो आप ध्यान रख सकते हैं, गुजरात से, फिर है राजस्थान से, ठीक है, इसके बाद राजस्थान के बाद वो जाती मध्य प्रदेश में, एमपी में, एमपी से ही कटा हुआ पार्ट कौन सा है? छत्तीसगढ़ है, ठीक है, इसके बाद वो जाती है झारखंड में, ठीक है, झारखंड के वो बात जाती है वेस्ट बंगाल में, उसके बाद जाती है वो त्रिपुरा में और उसके बाद जाती है वो मिजोरम में, ठीक है। टोटल कितने हैं? टोटल 8 राज्य ऐसे हैं, टोटल 8 राज्य ऐसे हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है, टोटल 8 राज्य ऐसे हैं जहां से कर्क रेखा गुजरती है। जो मैंने वहां पर लिखा है सेम एज इट इज यहाँ लिखा है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से कटा हुआ भाग छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है और मिजोरम। ये वो 8 स्टेट है जहां से कर्क रेखा होकर के गुजरती है, ठीक है, कर्क रेखा होकर के गुजरती है, ठीक है बेटा, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब क्षेत्रफल के आधार में भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वो राजस्थान है और सबसे छोटा जो राज्य है वो है गोवा। पधारो हमारे देश में, है ना, तो ये राजस्थान ही है, वो सबसे बड़ा स्टेट है भारत का और गोवा सबसे छोटा स्टेट है। अब आती है भारत के पड़ोसी, है ना, हमें अपने पड़ोसियों का भी ध्यान रखना पड़ता है ना, कि हमारे आसपास कैसे लोग रह रहे हैं, अच्छे हैं कि बुरे हैं कि बहुते अच्छे हैं, है ना, इन सब के बारे में हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो भारत के पड़ोसियों के बारे में भी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। क्या बता रहा है? भारत अपनी सीमाएं पाकिस्तान, अच्छी बात है, ये तो यार हमारा ही पार्ट था ना किसी समय पे, हो सकता है आगे फिर हो जाए, मजाक कर रहे हैं अफगानिस्तान, छोटी आंख वाले चीन, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार और भूटान के साथ साझा करता है। किसके साथ? इन जो देश हैं, नंबर 1 पाकिस्तान, नंबर 2 अफगानिस्तान, नंबर 3 चाइना, नंबर 4 नेपाल, नंबर 5 है बांग्लादेश, देन म्यांमार और भूटान के साथ भारत अपनी सीमा साझा करता है। समुद्र के पार के दक्षिण पड़ोसियों में 2 द्वीप देश हैं, पहला मालदीव, ठीक है, जो पश्चिम में जो पश्चिम साइड में है, फिर श्रीलंका जो नीचे साइड में है, ठीक है। भारत शेष एशिया से अलग है और इसे उपमहाद्वीप कहा जाता है। अब देखिए, अब उपमहाद्वीप का कॉन्सेप्ट क्या होता है? किसी महाद्वीप का एक बड़ा भाग जो भौगोलिक, सांस्कृतिक व आर्थिक दृष्टि से महाद्वीप के अन्य भागों में अलग पहचान रखता है तथा उसके भूभाग में एक रूपता प्रदान करता है, उसे हम उपमहाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम उपमहाद्वीप कहते हैं। किसी महाद्वीप का एक बड़ा भाग जो भौगोलिक, सांस्कृतिक व आर्थिक दृष्टि से महाद्वीप के अन्य भागों से अलग पहचान रखता है तथा उसके भूभाग में एक रूपता हो, उसे उपमहाद्वीप कहते हैं। जैसे भी देख लीजिए, अगर आप भौगोलिक देखेंगे तो जब आप भारत की स्थिति विश्व के पटल पर देखेंगे तो आप देखेंगे कि भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। ऐसा कोई भाग जो 3 ओर समुद्र से घिरा होता है उससे हम उपमहाद्वीप का दर्जा दे सकते हैं, ठीक है। और फिर भारत में विविध तरीके की संस्कृतियां भी हैं। अगर आप भारत के कल्चर को देखेंगे, नॉर्थ से लेकर के साउथ तक, ईस्ट से लेकर के वेस्ट तक, भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की उनका कल्चर है ना। इसीलिए भारत को क्या बोला जाता है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता को दर्शाने वाला देश कौन सा है? हमारा प्यारा भारत है। भारत में विभिन्न तरीके की संस्कृतियां हैं जो कि शायद ही विश्व के किसी देश में आपको एक साथ देखने को मिलती है ना। भारत में विभिन्न तरीके की बोलियां बोली जाती हैं, भारत में विभिन्न तरीके का खान पान होता है, भिन्न भिन्न तरीके के तीज होते हैं, भिन्न भिन्न तरीके के त्यौहार मनाए जाते हैं, लोगों का खुद का कल्चर है, लोगों का खुद का ट्रेडिशन है। ये सारी चीज़ें आपको भारत देश में देखने को मिल जाएगी। जब इतनी ज़्यादा विविधता होगी, इतने ज़्यादा आपको डायमेंशन देखने को मिलेंगे, तो उस कॉन्सेप्ट में हम कह सकते हैं कि भारत एक उपमहाद्वीप है, ठीक है। अब ये सारे देश है जो भारत के उपमहाद्वीप में सम्मिलित है। कौन? पाकिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, ठीक है। अब देखो, भारत तथा विश्व। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के, भारत एशिया महाद्वीप में, ये मुझे लगता है बताने की आवश्यकता नहीं है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है और उसमें हमारा भारत स्थित है। पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है ना। पूर्व और पश्चिम के मध्य में कौन स्थित है? हमारा प्यारा भारत। फिर है भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है ना। कहाँ है? जो भारतीय भूभाग है वो एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है। स्थित कहाँ पर है? पूर्व और पश्चिम के मध्य में, ठीक है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, पश्चिम में यूरोपीय देशों को और पूर्व में एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है ना। भारत को एक सेंट्रल पोजीशन देता है। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत फैला हुआ है
और पश्चिम एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम संबंध बनाए हुए हैं। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। जो इंडियन ओशन है उसमें जैसी स्थिति, जैसी पोजीशन, जैसी कोस्टल लाइन भारत की है वैसे अन्यत्र किसी देश की नहीं है। ठीक है, 9 स्टेट हिंद महासागर से अपनी सीमा साझा कर रहे हैं। चाहे आप वो बंगाल की खाड़ी देख लीजिए, बे ऑफ बंगाल, वो भी इंडियन ओशन का एक्सटेंशन है। चाहे अरेबियन सी देख लीजिए, वो भी इंडियन ओशन का ही एक्सटेंशन है। 9 स्टेट हैं जो अपनी समुद्री सीमा साझा कर रहे हैं, किससे? हिंद महासागर से। तो ऐसी स्ट्रांग पोजीशन अन्यत्र किसी भी देश की नहीं है भारत को छोड़ करके। अगर आप कुछ क्या बोलते हैं साउथ चाइना सी देखेंगे, दक्षिणी चीन सागर देखेंगे, भले चाहे चीन ने उसमें अपना नाम दे दिया है, लेकिन उसके अलावा भी सेंट्रल पोजीशन वहाँ पर अन्य देशों की है, वियतनाम की भी है ना। उधर साइड आप देखेंगे तो साउथ कोरिया की भी है। तो उसने जबरदस्ती वाला काम किया है, लेकिन भारत को तो ये एक भौगोलिक रूप से वरदान मिला है कि उसकी जो सिचुएशन है वो हिंद महासागर में सबसे ज्यादा प्रबल है, सबसे ज्यादा मजबूत है। ठीक है, अब देखिए हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। भारत की इसी महत्वपूर्ण स्थिति के कारण एक महासागर का नाम हमारे भारत के नाम पर रखा गया है। ठीक है, ये देखिए स्थिति, यहाँ आप देखेंगे तो ये पूरब दिशा है, यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर मिलेगा बे ऑफ बंगाल, है ना। यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है अरब सागर, है ना। पश्चिम में क्या है? पश्चिम में है अरब सागर। और अगर आप दक्षिण में देखेंगे तो ये क्या है? ये हिंद महासागर। ये तो पश्चिम, ये जो नीचे आपको दिखेगा ना, नीचे दिखेगा आपको हिंद महासागर। यहाँ लिख देता हूं मैं हिंद महासागर, ये हिंद महासागर है। ठीक है, आप देखिए गुजरात से देखिए, महाराष्ट्र से देखिए, गोवा से देखिए, कर्नाटक, केरल, 5 राज्य पश्चिम में, इसके बाद वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्रा और तमिलनाडु, 4 राज्य पूरब में। टोटल 9 स्टेट ऐसे हैं जो समुद्र के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। इतनी प्रबल स्थिति आप विश्व में किसी भी देश का मानचित्र उठा लीजिए, कहीं पर भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए भारत की एक स्ट्रांग स्थिति है कहां पर? हिंद महासागर में। ठीक है, कौन कौन है भाई? हाँ देखिए, अब ये हो गया भारत की पड़ोसी, है ना। पड़ोसी मतलब ये सब भारत के क्या है? ये सब भारत की पड़ोसी हैं, है ना, नेबर हैं, जो आपने ऊपर देखा था। मानचित्र इसलिए लाना जरूरी होता है कि आप लोग मानचित्र के माध्यम से ज़्यादा अपने दिमाग में बातों को क्लियर कर सकते हैं, है ना। कौन कौन है पड़ोसी? पाकिस्तान जान ही रहे होंगे आप लोग, ठीक है। अफगानिस्तान जान ही रहे होंगे आप लोग, अफगानिस्तान से भारत की सीमा साझा होती है। अब कोई बंधु ये नहीं बोल देना कि सर जी कहाँ साझा होती है, वो तो पीओके का क्षेत्र है। भाई क्षेत्र भले चाहे उसे आज हम पीओके बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, पर वो है तो हमारा ना। वो आज उनके कब्जे में हो सकता है, भविष्य में हमारे कब्जे में हो क्या सकता है, ऐसा हो गई। जो भाई जो क्षेत्र हमारा है, जो जगह हमारी है, वो आज नहीं तो कल हमें मिल करके ही रहेगी। ठीक है, आगे देखिए, फिर है बांग्लादेश, है ना। ये क्या है? बांग्लादेश, समझ गए ना। पहले ये क्या था? पहले ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था, फिर पाकिस्तान का विभाजन हुआ और बांग्लादेश नाम का नया देश है। ये भी भारत का पड़ोसी है। ठीक है, सबसे लंबी सीमा भारत किसके साथ साझा करता है? इसी के साथ। सबसे लंबी सीमा किसके साथ है? देख जाओ भाई, जो सबसे लंबी सीमा है वो बांग्लादेश के साथ साझा करता है भारत। ठीक है, फिर आगे देखो, चाइना देख ही रहे होंगे, ठीक है। फिर म्यांमार, है ना, चाइना और म्यांमार, ये भी सब भारत के पड़ोसी है। फिर श्रीलंका और मालदीव, ये क्या है? ये समुद्री पड़ोसी है। आप देखेंगे यहाँ पर, है ना, ये देखिए, ये एडम्स ब्रिज है ना, ये आई थिंक राम सेतु, आई थिंक या कंफर्म राम सेतु भाई। और ये मालदीव है। अभी आपने इसके बारे में खूब न्यूज़ में सुना होगा, मालदीव के बारे में, है ना। लक्षद्वीप इसको टक्कर दे रहा है, तो ये मालदीव है। माले इसकी क्या है? कैपिटल है। ठीक है, ये सब, ये दोनों क्या है? ये लक्षद्वीप के निकट स्थित है। किसके निकट स्थित है? लक्षद्वीप के। मालदीव किसके निकट स्थित है? लक्षद्वीप के निकट स्थित है। ये भी दोनों भारत के क्या बोलते हैं आपको? द्वीपीय देश बोल सकते हैं इनको, या फिर आप कहते हैं समुद्री पड़ोसी भारत के दो हैं, एक श्रीलंका और एक मालदीव। ठीक है, चलिए यहाँ पर क्लास समाप्त हुई। आई होप आपको ये चैप्टर 1 शॉट में एकदम क्लियर हो गया होगा। फिर भी आप लोग मुझे ये बताइएगा कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, निस्वार्थ भाव से बिना किसी झिझक के आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि गुरुदेव ये क्वेश्चन मेरे मन में रह गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर बहुत ही ईजी लगा होगा, बहुत ही आसान लगा होगा। लगातार अपनी पढ़ाई लिखाई का काम चालू रखिए, लगातार पढ़ते रहिए और हमसे कनेक्ट करिए, ठीक है। और मेरे इस चैनल को, हमारे इस चैनल को जहाँ पर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उससे आप सब्सक्राइब करिए, और मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा, बताइएगा कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगा। मिलते बेटा अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखें। जय हिंद।